इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण जीकेजीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाइए और सवालों को हल कीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आइए। और आज मैं टोटल 20 प्रश्न करने वाला हूं। ठीक है, ऑप्शन बाई प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। आइए देखते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाइए। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। सबसे पहला सवाल क्या है दोस्तों आज का, कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ईस्ट, इधर अगर बात करते हैं ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर हम भारत की मानचित्र देखते हैं तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या पूछा दोस्तों कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी सबसे निचला पूछ रहा है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यानी क्या लिखिएगा कि कहां स्थित है, अंडमान निकोबार। मेन रूप से अगर पूछेगा कहां स्थित है तो अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार में स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। याद रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये क्या है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु, ठीक है, ये दोस्तों कीबीथू अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है तो कीबीथू अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, याद रखिएगा पूर्वी बिंदु, ये क्या है दोस्तों, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों, भारत का पूर्वी बिंदु है कीबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल है कि गुहार मोती, ये गुहार मोती गुजरात में है, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का, ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों गुहार मोती। जो आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है दोस्तों, सबसे पश्चिमी बिंदु है वह है दोस्तों गुहार मोती। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इंदिरा कॉइल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, अगर हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु कौन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों कौन, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर है जो दोस्तों ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर हम बात करते हैं कीबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। गुहार मोती जो गुजरात में, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद इंदिरा कॉइल जम्मू कश्मीर में दोस्तों, ये जो अगर हम बात करेंगे ये भारत का उत्तरी बिंदु है। उसके बाद दक्षिणी बिंदु कौन है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पे अगर आप पूछ सकते हैं कि कहां स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। तो सवाल क्या था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने दूसरा नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर है। अगर हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, तो याद कीजिएगा कि जैनों के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों, ये जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। अगर हम बात करते हैं कि जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, ये प्रथम तीर्थंकर थे। याद रखिएगा कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, प्रथम तीर्थंकर, अगर हम बात करते हैं कि ऋषभदेव जो है ये जैन के प्रथम तीर्थंकर थे। याद रखिएगा। अरिष्टनेमी के अगर हम बारे में बात करते हैं तो ये 22वें तीर्थंकर थे। क्या थे, ये 22वें तीर्थंकर थे, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर। ठीक है, याद रखिएगा कि 22वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों, अरिष्टनेमी, जो कृष्ण भगवान का संबंधी माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण भगवान का संबंधी किसे माना जाता है। अगर देखिए सबसे बड़े अगर बात करते हैं कि अरिष्टनेमी, उसके बाद फिर ऋषभदेव का जो उल्लेख है, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का जो उल्लेख है दोस्तों, ये कहां किया गया है, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में कहां किया गया है, कहां किया गया है,
ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। वेद कितने होते हैं? 4, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। और अरिष्टनेमि को कृष्ण भगवान का संबंधी कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको? कृष्ण भगवान का संबंधी किसे माना जाता है? कृष्ण भगवान का संबंधी जो है किसे माना जाता है दोस्तों? संबंधी, ये अरिष्टनेमि को माना जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल था कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर है। कैवे तीर्थंकर है? 23वें, ठीक है, याद रखिएगा। तो महावीर कैवे तीर्थंकर दोस्तों? तो महावीर जो है ये 24वें तीर्थंकर है, आपको ध्यान रखना है। महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक, याद रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक थे दोस्तों। संस्थापक कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था ये वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। बिहार के वैशाली जिला में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी किनकी? महावीर की, वो कब हुई थी दोस्तों? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था इनका मृत्यु? तो ये पावापुरी में हुआ था। कहां हुआ था? पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। किनकी? महावीर की, जिसको जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है, ठीक है। सवाल था कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ थे जो दोस्तों ये जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव की अगर बात करते कि प्रथम तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमि जो है 22वें तीर्थंकर थे, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। उसके बाद महावीर जो है ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। देखिए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में कहा उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का, ठीक है। और अरिष्टनेमि को कृष्ण भगवान का संबंधी भी कहा माना जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, याद रखिएगा कि नाइटहुड की जो उपाधि है ये क्यों लौटा दिया था? याद रखिएगा कि अगर सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि है लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लौटा दिया था? नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर हम बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि चौरी चौरा घटना के कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। चौरा चौरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? ये जो चौरा चौरी घटना हुआ था ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। गोरखपुर कहां पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी घटना हुआ था, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। आपको ध्यान रखना है कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? 22 पुलिसकर्मी, ठीक है। चौरा चौरी घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो सवाल था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि है क्यों लौटा दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। और महात्मा गांधी ने, आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने सर की उपाधि लौटा दिया था। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि, सॉरी केसरी 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 केसरे, ठीक है, याद रखिए केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया था। किसने? तो महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि, ठीक है दोस्तों, केसरी हिंद की उपाधि किसने लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। अगर हम बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद, याद रखिएगा केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। किसने? तो महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। ये बात कीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? याद रखिएगा कि 1913 में, ठीक है दोस्तों, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जन गण मन की रचिता कौन है दोस्तों? तो जन गण के मन की जो रचिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर हम बात करते हैं कि जन गण मन, याद देखिए दोस्तों कि जन गण मन की रचिता कौन है दोस्तों? तो जन गण मन की जो रचिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था
तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया था इसी विरोध में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन के कारण, याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1920 से लेकर 1922 तक चला था। 1922 में चौरा चोरी घटना के बाद, याद रखिएगा कि चौरा चोरी घटना के बाद, यानी कि जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद 22 पुलिसकर्मी जो मारे गए थे, इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन, अगर हम बात करते हैं कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो मुख्यालय स्थित है, ये जिनेवा में स्थित है। कहां है दोस्तों? जिनेवा में। देखिए दोस्तों, WTO, ठीक है, WHO, एक होता है ILO। अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा कि WTO का जो स्थापना हुआ था ये 1995 में हुआ था। याद रखिएगा 1995 में WTO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। दोस्तों याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 को किसका स्थापना हुआ था? तो WHO का स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WTO का स्थापना 1995 में हुआ था। अगर हम बात करते कि ILO का जो स्थापना हुआ था ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में ILO का स्थापना हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO का जो मुख्यालय स्थित, यानी कि WTO, WHO और ILO का जो तीनों का जो मुख्यालय स्थित है, ये जिनेवा में स्थित है। याद रखिएगा कि जिनेवा में तीनों का मुख्यालय स्थित है। ये तीनों का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहां स्थित है? जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में ये तीनों का मुख्यालय स्थित है, ये WTO का, WHO का और ILO का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल था जो विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है ये कहां स्थित है? ये जिनेवा में स्थित है। ठीक है, ILO, WHO और WTO, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, वाशिंगटन DC में अगर हम बात करते हैं कि नासा का नाम सुने, NASA। ठीक है, नासा जो दोस्तों ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नासा का जो स्थापना हुआ दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था, अगर हम बात करते हैं, इन 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 1958 को नासा का स्थापना हुआ था। नासा का जो मुख्यालय स्थित है ये वाशिंगटन DC में स्थित है। वाशिंगटन DC का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, याद रखिएगा कि वाशिंगटन DC जो है ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। आपको ध्यान रखना दोस्तों कि वाशिंगटन DC ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वाशिंगटन DC ये अमेरिका की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि न्यूयॉर्क के बारे में अगर बात करते हैं कि यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय, याद रखिएगा यूएनओ का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, ये कहां स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा यूएनओ टोटल कितना देश शामिल है दोस्तों? तो 193 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? 193 देश शामिल है। अगर हम बात करते हैं यूएनओ 193वां देश कौन सा दोस्तों? 193वां जो देश है वो है दोस्तों दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान जो दोस्तों 193वां देश है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी होता है जुबा। क्या होता है? जुबा होता है इसकी राजधानी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल क्या था कि न्यूयॉर्क यानी कि यूएनओ का जो मुख्यालय स्थित है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क जो है दोस्तों ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि हडसन नदी, ठीक है, हडसन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कौन? न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यूएनओ में टोटल कितना देश शामिल है? 193 देश शामिल है। आपको ध्यान रखना है। और 193 देश से दोस्तों ये दक्षिणी सूडान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों ये पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक
एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। इसका जो मुख्यालय स्थित है ये पेरिस में स्थित है। पेरिस जो है दोस्तों ये फ्रांस की राजधानी है। पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि सीन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। ठीक है, तो सवाल क्या था कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये तो स्थित है दोस्तों जिनेवा में। यानी कि WTO, WHO और ILO ये तीनों का जो मुख्यालय स्थित है ये जिनेवा में स्थित है। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल। ठीक है, 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि 5 नंबर सवाल है कि संविधान सभा, ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था दोस्तों? पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, पहली बैठक कब हुआ था? पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था और इसी समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यानी कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके 2 दिन के अंतराल यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, ठीक, याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुआ था और दूसरी बैठक के दौरान ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि पूछेगा, सवाल पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे ये थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सवाल था कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था और इसी बैठक के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक के बाद भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, संविधान का मेन रूप से निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 को, ठीक है, आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। संविधान का निर्माण करने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था दोस्तों। आपको ध्यान रखना है संविधान निर्माण करने का दिन कितना है, यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान निर्माण हुआ था। अगर हम बात करते कि संविधान बनकर तैयार कब हो गया था दोस्तों? कि संविधान जो है ये बनकर तैयार कब हुआ था? याद रखिएगा कि बनकर जो तैयार हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। याद रखिएगा, उसके बाद लागू जो हुआ था संविधान, यानी कि संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? तो संविधान जो लागू हुआ था, अगर हम बात करते हैं कि संविधान लागू कब हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था, अगर हम बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो सवाल क्या है कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो सवाल क्या था कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? याद रखिएगा लोकसभा का जो अध्यक्ष है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला है। कौन है दोस्तों? ओम बिरला जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। तो सवाल क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है दोस्तों उपाध्यक्ष को। याद रखिएगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति, तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों वर्तमान में एक राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 यानी सॉरी आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति बनने की जो उम्र है वो कितना है दोस्तों? तो 35 वर्ष है। कितना है? राष्ट्रपति बनने की जो उम्र, न्यूनतम उम्र कितनी है दोस्तों? 35 वर्ष। और आर्टिकल 52 में कहा गया है, आर्टिकल 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम नागरिक, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं वो कौन है दोस्तों? भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। जो द्रौपदी मुर्मू कहां के रहने वाले दोस्तों? ये रहने वाली है उड़ीसा के। उड़ीसा के मयूरभंज एक जिला है। उड़ीसा कौन से जिले से रहने वाली है? मयूरभंज। याद रखिएगा कि मयूरभंज जिला की रहने वाली है कौन दोस्तों? ये है द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों ये आदिवासी महिला है। कैसी महिला है? आदिवासी महिला है दोस्तों। याद रखिएगा आदिवासी महिला है। आदिवासी में कौन सा आता है दोस्तों? आदिवासी में अगर हम बात करते हैं संथाल। कौन से दोस्तों? संथाल। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू इससे पहले क्या रह चुकी है? इससे पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है। आपको ध्यान रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है इससे पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है। तो लोकसभा अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? वो सौंपता है दोस्तों उपाध्यक्ष को। आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में भारत के? वो है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। कैवे राष्ट्रपति है? तो ये दोस्तों 15वें राष्ट्रपति। कैवे राष्ट्रपति है? 15वें राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला दोस्तों प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं। याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी ये वर्तमान में दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री हैं। उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू। याद रखिएगा वेंकैया नायडू जो है ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। वेंकैया नायडू, ठीक है दोस्तों, वेंकैया नायडू जो है, वेंकैया नायडू ये कौन है दोस्तों? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है दोस्तों आर्टिकल किसमें किया गया है? आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, सवाल था कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। ठीक है, उपाध्यक्ष को लोकसभा अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों कि लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल किसमें है? ठीक है दोस्तों, सरला। याद रखिएगा सरला। ठीक है, अगर बात करते हैं स से संसद, संसद का जो उल्लेख है दोस्तों आर्टिकल किसमें किया गया है? आर्टिकल 79 में किया गया है। आर से क्या दोस्तों? राज्यसभा। याद रखिएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो उल्लेख है दोस्तों आर्टिकल किसमें है दोस्तों? 80 में है। उसके बाद है लोकसभा। लोकसभा का जो उल्लेख है दोस्तों, लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 81 में किया गया। याद रखिएगा आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 80 में यानी कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 7 नंबर सवाल है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को प्रत्येक दिवस जल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 22 मार्च को जल दिवस, अगर बात करते हैं कि जल दिवस, याद रखिएगा दोस्तों जल दिवस 22 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, उसके बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस। याद रखिएगा कि जैव विविधता, विविधता, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों 22 मई को जैव विविधता दिवस। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं जैसे जनवरी, ठीक है, देखिए जनवरी के बारे में अगर देखेंगे सबसे पहले 9 जनवरी तो भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को याद रखिएगा कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, 9 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, याद रखिएगा 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को अगर मनाया जाता है तो
युवा दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? थल सेना दिवस, ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के ऊपर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखिएगा। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। फरवरी की अगर बात करते हैं 4 फरवरी को कैंसर दिवस। 13 फरवरी को याद रखिएगा, 13 फरवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा दोस्तों। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वायुसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल था कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को, याद रखिएगा। और 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है दोस्तों, बिहार दिवस, याद रखिएगा कि बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल आपके सामने क्या है? 8 नंबर सवाल है दोस्तों कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु तरफ की बात करते हैं, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब क्या दोस्तों दक्षिण राज्य है। अगर हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, याद रखिएगा कि अनाई मुडी, ठीक है। अनाई मुडी जो दोस्तों दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, यानी कि सर्वोच्च पर्वत चोटी, यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है दोस्तों? फर्स्ट नंबर पे आता है, याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे आता है अनाई मुडी, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है दोस्तों? तो दोडा बेटा, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, दूसरी सबसे बड़ी चोटी, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, दूसरी सबसे बड़ी चोटी, दूसरी सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ी चोटी कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ी चोटी है, दूसरी सबसे बड़ी चोटी। अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है दोस्तों, तो वो है दोस्तों कौन? दोडा बेटा, सबसे बड़ी चोटी, ठीक है, वो कौन है दोस्तों? दोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। फर्स्ट क्या है दोस्तों? अनाई मुड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कार्डमम, ठीक है, कार्डमम है दोस्तों ये तमिलनाडु और केरल, याद रखिएगा कि तमिलनाडु और केरल, केरल में स्थित तमिलनाडु और केरल में स्थित है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी है ये? कार्डमम एक पहाड़ी है, पर्वत है जो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु और केरल में स्थित है कार्डमम की पहाड़ियां। अगर हम बात करते हैं कि पलानी की जो पहाड़ियां दोस्तों ये कहां स्थित है, तो पलानी की जो पहाड़ियां स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? मेन रूप से तमिलनाडु में स्थित है पलानी की पहाड़ियां, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं ये मेन रूप से तमिलनाडु और केरल में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी यानी कि सर्वोच्च चोटी कौन है दोस्तों? तो वो है अनाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 2000, अगर बात करते हैं कि 2665, ठीक है, 2665, याद रखिएगा कि 2665 मीटर, याद रखिएगा कि 2665 मीटर है दोस्तों। ये क्या है? ये अनाई मुड़ी यानी कि अनाई मुड़ी जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई है 2665 मीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोडा बेटा जो है दोस्तों ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। सवाल पूछेगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी दोडा बेटा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाई मुड़ी, ठीक है। ये कार्डमम की जो पहाड़ी है दोस्तों ये तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है, ठीक है, और पलानी की जो पहाड़ियां हैं ये तमिलनाडु में रूप से पाई जाती है। कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? सवाल क्या है दोस्तों कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वायु सेना दिवस, याद रखिएगा कि 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। 4 दिसंबर को याद रखिएगा दोस्तों, 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस, याद रखिएगा कि 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि 16 दिसंबर को, तो 16 दिसंबर को याद रखिएगा कि 16 दिसंबर के दोस्तों 16 दिसंबर को विजय दिवस, याद रखिएगा कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस जो मनाया जाता है ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि विजय दिवस 16 दिसंबर को। मेन
डेज देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों 1 दिसंबर को अगर हम बात करते हैं कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, ठीक है। एक एड्स दिवस 1 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। अगर हम बात करते हैं कि 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अगर हम बात करते हैं कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 16 दिसंबर को विजय दिवस, याद रखिएगा कि 25 दिसंबर को अगर हम बात करते हैं कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 5 दिसंबर को मृदा दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना, उसके बाद 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था, दिसंबर का कुछ इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 का। अगला देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 10 नंबर सवाल अगर बात करते हैं कि रूस तथा फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, याद रखिएगा। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि रूस की राजधानी क्या होता है दोस्तों, रूस की राजधानी होता है दोस्तों मॉस्को। याद रखिएगा मॉस्को जो है ये रूस की राजधानी है, ठीक है। तो रूस की जो मुद्रा का नाम, उसका नाम है रूबल। याद रखिएगा रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों, रूबल जो है ये रूस की मुद्रा है, आपको याद रखना है। और विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों, तो रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश कौन है दोस्तों, वेटिकन सिटी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों, भारत है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि पे, वो चीन आ जाता है। अगर हम बात करते हैं कि रूस तथा फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी क्या होता है, तो हेलसिंकी। याद रखिएगा हेलसिंकी, याद रखिएगा दोस्तों हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की राजधानी है। आपको ध्यान रखना है कि रूस की राजधानी मॉस्को, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। रूस तथा फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, याद रखिएगा मेनर हिम अंतरराष्ट्रीय रेखा। याद रखिए कौन सी रेखा है, मेनर हिम रेखा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किसका, 10 का। तो सवाल क्या है कि रूस तथा फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो मेनर हिम रेखा है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि मैगी नॉट रेखा किसके बीच है दोस्तों, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। याद रखिएगा कि जर्मनी और फ्रांस के बीच है। याद रखिएगा दोस्तों कि जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है, जर्मनी और फ्रांस के बीच जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मैगी नॉट रेखा। क्या कहा जाता है, मैगी नॉट रेखा। अगर हम बात करते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है दोस्तों, तो हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड। याद रखिएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है, हिंडनबर्ग रेखा। 49 डिग्री समांतर रेखा किसके बीच में दोस्तों, तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका और कनाडा, ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है, अमेरिका और कनाडा के बीच में जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो 49वीं समानांतर रेखा। अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी किनारे स्थित है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ठीक है। कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा है, आपको ध्यान रखना है, ओटावा कनाडा की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, सवाल क्या है, सवाल देखेंगे अगला सामने। देखिए दोस्तों सवाल क्या है, सवाल था कि रूस तथा फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, वो है दोस्तों मैनर हिम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक है। मैनर हिम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मैनर हिम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों, याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है, आपको ध्यान रखना है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर हम बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है दोस्तों, भारत और चीन, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है, मैक मोहन रेखा। याद रखिएगा मैक मोहन रेखा कहा जाता है भारत और चीन के बीच में। अगर हम बात करते हैं कि उत्तरी कोरिया, याद रखिएगा उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, याद रखिएगा
उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। याद रखिएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। दक्षिणी कोरिया के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है 38वीं समानांतर रेखा। याद रखिएगा, 38वीं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है? 38वीं समानांतर रेखा। क्या कहा, किसके बीच में है? तो यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा, मैगिनोट रेखा किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैनर-हिम रेखा किसके बीच में है दोस्तों? ये रूस तथा फिनलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। उसके बाद 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, तो उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग जो है ये उत्तरी कोरिया की राजधानी है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है दोस्तों सियोल। क्या है? सियोल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल। 11 नंबर आपके सामने सवाल है, 11 नंबर सवाल है दोस्तों कि एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है? याद रखिएगा, यानी कि टीन का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है? टीन का संकेत एसएन होता है। क्या होता है दोस्तों? एसएन होता है टीन का संकेत, सिंबल क्या होता है? टीन का एसएन होता है। अगर हम बात करते हैं कि एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है दोस्तों, ये दोस्तों मलेशिया। मलेशिया के इपोह, याद रखिएगा, मलेशिया का इपोह एक स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा टीन का उत्पादक किया जाता है। आपको याद रखना है। मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है। क्या है? कुआलालंपुर। याद रखिएगा, कुआलालंपुर, याद रखिएगा, कुआलालंपुर है दोस्तों। ये किसका राजधानी है? कुआलालंपुर जो है, कुआलालंपुर ये मलेशिया की राजधानी है। आपको ध्यान रखना है। एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है दोस्तों मलेशिया। अगर हम चीन की बात करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, चीन की सबसे लंबी नदी कौन है? यानी कि अगर हम बात करते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी, जो कहां बहती है? चीन में बहती है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। देखिए चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? चीन की जो मुद्रा है उसको युआन कहते हैं। युआन या फिर रेमेनबी। क्या कहा जाता है? रेमेनबी। याद रखिएगा, रेमेनबी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चीन के बारे में, चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। क्या है दोस्तों? चीन की जो राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग। चीन के वर्तमान जो राष्ट्रपति वो शी जिनपिंग है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? एशिया की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा, एशिया की, महाद्वीप कितने होते हैं? 7 महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप 7 होते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है दोस्तों? एशिया। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है दोस्तों? वह दोस्तों अंटार्कटिका। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है दोस्तों? एशिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम सवाल करें कि एशिया की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वह दोस्तों यांगत्से नदी। कौन है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा यांगत्से। याद रखिएगा, यांगत्से नदी जो है दोस्तों, यांगत्से नदी जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 6300 किलोमीटर। कितना है? 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सवाल क्या था कि एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है दोस्तों? यह है दोस्तों मलेशिया। याद रखिएगा, मलेशिया जो है टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। याद रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 6300 किलोमीटर, जो मेन रूप से कहां बहती है? ये चीन में बहती है। कहां बहती है? चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन का जो मुद्रा है उसको युआन या फिर रेमेनबी कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। देखिए दोस्तों, जापान। अगर हम जापान के बारे में बात करते हैं, जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो। टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं टोक्यो जापान की राजधानी है। इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया क्या कहा जाता है दोस्तों? सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहां है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो है दोस्तों इंडोनेशिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहां है दोस्तों? सबसे ज्यादा मुस्लिम जो आबादी है वो कहां है दोस्तों? ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। याद रखिएगा कि एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों मलेशिया जो है, ये एशिया की सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है। मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कुआलालंपुर जो है ये मलेशिया की राजधानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है दोस्तों कि उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा कि उजला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये ZnSO4 7H2 होता है। क्या होता है? ZnSO4 7H2 ये उजला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। अगर हम बात करते हैं कि FeSO4 7H2 हो, अगर हम बात करते हैं दोस्तों FeSO4 7H2 ये हरा थोथा, याद रखिएगा कि हरा थोथा, ठीक है,
हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2O। अगर हम बात करते हैं कि CuSO4 5H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो ये होता है दोस्तों नीला थोथा का। याद रखिएगा कि नीला थोथा, ठीक है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O, हरा थोथा का FeSO4 7H2O। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ZnSO4 7H2O, ये उजला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र लिए जैसे कि चीनी का अगर हम बात करते हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मीथेन के बारे में, ठीक है, मीथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4, ठीक है। मीथेन को क्या कहा जाता है? गोबर गैस। याद रखिएगा कि गोबर गैस मीथेन को कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मीथेन कहां पाया जाता है दोस्तों? तो धान के खेत में। याद रखिएगा कि धान के खेतों में सबसे ज्यादा मीथेन यानी कि गोबर गैस, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। अगर हम बात करते हैं जैसे कि ग्लूकोज, याद रखिएगा कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ग्लूकोज का C6H12O6। याद रखिएगा C6H12O6। अगर हम बात करते हैं कि फिटकरी, जैसे फिटकरी को पोटास एलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटास एलम। याद रखिएगा फिटकरी को क्या कहा जाता है? पोटास एलम। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है थोड़ा सा लंबा है, देख लीजिएगा, K2SO4 Al2SO4 के सफिक्स 3, Al2SO4 के सफिक्स 3, 24H2O। याद रखिएगा 24H2O, ठीक है दोस्तों। देखिए फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है जिसको पोटास एलम बोलते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 के सफिक्स 3 डॉट 24H2O। ये क्या होता है दोस्तों? फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। तो सवाल था कि उजला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 7H2O होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। अगला सवाल है 13 नंबर सवाल, ठीक है। 13 नंबर जो सवाल है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? याद कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सबसे पहले देखेंगे कि नोंग खाइलेम जो अभ्यारण्य है ये कहां स्थित है दोस्तों? तो ये मेघालय में स्थित है। यही मेरा सुमेलित है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। अगर हम देखेंगे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये ओडिशा में नहीं है। याद रखिएगा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कर्नाटक में है। कहां स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद क्या है दोस्तों? पेरियार अभ्यारण्य। ये पेरियार अभ्यारण्य तमिलनाडु में नहीं है। याद रखिएगा तमिलनाडु में नहीं है, ओडिशा में नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि पेरियार अभ्यारण्य जो है ये केरल में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? केरल में। अगर हम बात करेंगे कि रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य जो गुजरात में नहीं है, ये स्थित है राजस्थान में। कहां स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में स्थित है रणथंभौर। पेरियार अभ्यारण्य केरल में स्थित है। अगर हम बात करेंगे कर्नाटक में कौन सा स्थित है दोस्तों? नागरहोल। यानी कि नोंग खाइलेम अभ्यारण्य जो है ये मेघालय में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय स्थित है ये मनीला में स्थित है। मनीला ये कहां पड़ता है दोस्तों? फिलीपींस में पड़ता है। कहां पड़ता है? फिलीपींस। याद रखिएगा कि फिलीपींस में मनीला पड़ता है। मनीला यानी कि अगर हम बात करते हैं कि एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना हुआ था, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1966 को हुआ था। यानी कि 1966 ईस्वी को इसका जो स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय स्थित है ये मनीला फिलीपींस में है। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन ए है जकार्ता। याद रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी है और आसियान का जो मुख्यालय स्थित है ASEAN, आसियान का जो मुख्यालय स्थित दोस्तों ये जकार्ता में स्थित है। अगर हम बात करते हैं काठमांडू, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में किसका मुख्यालय स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थित। याद रखिएगा कि सार्क का जो मुख्यालय स्थित है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि सार्क का जो स्थापना हुआ था 1985 को हुआ था सार्क का स्थापना, ठीक है। याद रखिएगा कि सार्क का स्थापना हुआ था 1985 को और इसमें जो देश शामिल है सार्क में, कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ढाका के बारे में, ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो मुख्यालय स्थित है बिम्स्टेक यानी बिम्स्टेक का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। अगर हम बात करें कि बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, अगर हम बात करेंगे कि बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय स्थित मनीला में स्थित है और मनीला फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, ये इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, ठीक है। याद रखिएगा काठमांडू सार्क का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। और सार्क का जो स्थापना हुआ था 1985 को हुआ था। सार्क में कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है, ठीक है। सवाल अगला है दोस्तों आपके सामने कि अगला देखेंगे, अगला है आपके सामने, अगला है 15 नंबर सवाल, ठीक है। आइए देखते हैं 15 नंबर सवाल।
15 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि कवक, ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, कवक का जो अध्ययन है दोस्तों, कवक का अध्ययन जो याद रखिएगा कि माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है, फाइकोलॉजी क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन, ठीक है, याद रखिएगा कि शैवाल, ठीक है, शैवाल का जो अध्ययन है ये फाइकोलॉजी कहलाता है, और माइकोलॉजी जो है ये कवक का अध्ययन कहलाता है। याद रखिएगा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। पोमोलॉजी क्या कहलाता है दोस्तों? तो पोमोलॉजी जो है ये फल का अध्ययन कहलाता है। याद रखिएगा, यानी कि फलों का जो अध्ययन है ये पोमोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का जो अध्ययन है दोस्तों ये माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, ठीक है, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, पोमोलॉजी ये फल का अध्ययन कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, नॉर्वे की जो राजधानी है वो है दोस्तों ओस्लो। क्या है? ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी। अगर हम बात करते हैं कैनबरा, कैनबरा किसकी राजधानी दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा। अगर हम बात करते हैं मनीला, मनीला की राजधानी क्या है दोस्तों? यानी कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला। याद रखिएगा, फिलीपींस। याद रखिए दोस्तों, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। ओटावा किसकी राजधानी है दोस्तों? ओटावा जो है कनाडा की राजधानी। याद रखिएगा, कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? ओटावा, ठीक है। ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी अगर हम बात करते हैं कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? उज्बेकिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा कि उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो दोस्तों ताशकंद। याद रखिएगा, ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि लेबनान, लेबनान एक देश है दोस्तों जिसका राजधानी क्या है दोस्तों? बेरूत। याद रखिएगा कि बेरूत इसकी राजधानी है, ठीक है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। अगर बात करते हैं कि पेरू, पेरू एक देश है जिसकी राजधानी होता है लीमा। कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी है। चिली, चिली एक देश है जिसकी राजधानी होता है दोस्तों सैंटियागो। क्या होता है? सैंटियागो, ठीक है। याद रखिएगा, सैंटियागो चिली की राजधानी है। याद रखिएगा दोस्तों। तो नॉर्वे की जो राजधानी क्या है दोस्तों? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ठीक है। ओटावा की किसकी राजधानी है? कनाडा का। फिलीपींस की राजधानी मनीला। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है? कैनबरा, ठीक है। यहाँ पे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। लेबनान है एक देश है जिसकी राजधानी बेरूत, बेरूत, ठीक है। याद रखिएगा बेरूत। पेरू की राजधानी लीमा, चिली की राजधानी सैंटियागो, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ये राजधानी था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि आर्य समाज की जो स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये 1875 में हुआ था। याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि आर्य समाज का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती, ठीक है दोस्तों। दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। अगर हम बात करते हैं कि दयानंद सरस्वती क्या थे दोस्तों? आर्य समाज के संस्थापक, दयानंद सरस्वती, ठीक है। याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। इसका स्थापना कब हुआ था? यानी कि इसका जो स्थापना हुआ था आर्य समाज का ये 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है। 1867, याद रखिए दोस्तों कि 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था ये 1867 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा दोस्तों कि आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग जो थे आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1867 ईस्वी को। अगर हम बात करते हैं कि 1873 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्तों? तो सत्य शोधक समाज का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा कि सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज का स्थापना कब हुआ था? आपको ध्यान रखना है कि सत्य शोधक समाज का जो स्थापना हुआ था ये 1873 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में। किसने किया था स्थापना दोस्तों? ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा कि ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1873 में किए थे। अगर हम बात करते हैं कि 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किए थे। अगर हम बात करते हैं कि 1897 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा कि रामकृष्ण मिशन, ठीक है,
रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुआ था ये 1897 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा रविंद्रनाथ, सॉरी दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं कि याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल था कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? ये 1875 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 1875 ईस्वी को आर्य समाज का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि 18 नंबर सवाल है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? याद रखिए दोस्तों, सिंधु जल जो समझौता हुआ था ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता के तहत पाकिस्तान यानी कि PAK, याद रखिएगा, पाकिस्तान जो है इसका 80% पानी यूज करता है। याद रखिएगा, यानी कि सिंधु जल यानी सिंधु नदी की जो पानी है पाकिस्तान 80%, उसके बाद इंडिया जो है दोस्तों यानी हमारा देश भारत जो है मात्र 20% पानी यूज करता है। कितना परसेंट पानी यूज करता है? मात्र 20%। अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में, ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी के बारे में देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सिंधु नदी, ठीक है, याद रखिएगा सिंधु नदी, इसकी जो लंबाई है दोस्तों सिंधु नदी का, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि इसकी जो लंबाई है, अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, तो 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और सबसे पहले भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है सबसे पहले। याद रखिएगा, यानी कि लद्दाख में प्रवेश कौन करती है दोस्तों? तो ये करती है सिंधु नदी। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है और तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी और भारत के सबसे पहले लद्दाख में प्रवेश करती है सिंधु नदी। और सिंधु जल समझौता के तहत, याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता के तहत जो 1960 में हुआ था, इसके तहत पाकिस्तान जो है 80% और इंडिया जो है 20% पानी यूज करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, याद रखिएगा लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में मात्र 2 जिला है, लेह और कारगिल। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। सबसे कम बारिश कहां होती दोस्तों? तो लेह में सबसे कम बारिश होती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पाकिस्तान से होते हुए ये जो गिरती है, कहां गिरती है दोस्तों? सिंधु नदी ये कहां गिरती है? ये गिरती है दोस्तों अरब सागर में। याद रखिएगा अरब सागर, याद रखिएगा, यानी कि पश्चिम में क्या है दोस्तों? अरब सागर पश्चिम में है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 1962 में क्या हुआ था, तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, भारत और चीन, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1962 को 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। 1965 को किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के जो बीच में युद्ध हुआ था, पाक, याद रखिएगा, भारत और पाक के जो बीच में युद्ध हुआ था 1965 को हुआ था। 1962 को क्या हुआ था दोस्तों? भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। 1965 को भारत और पाक के बीच में हुआ था और 1971 को, याद रखिएगा, 1971 को बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान से आजाद हुआ था। याद रखिएगा, बांग्लादेश किससे आजाद हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था 1971 को। अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की जो राजधानी है ये दोस्तों ढाका और बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी जो मुद्रा है ये टका है। क्या दोस्तों? इसकी जो मुद्रा क्या है? टका। अगर हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना है दोस्तों, कहां के? तो बांग्लादेश का। याद रखिएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, ठीक है। तो सवाल था कि सिंधु जल समझौता के तहत, यानी कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान यानी कि अमार सोना बांग्ला किसने लिखा है? सवाल क्या है दोस्तों कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला जो है ये किसने लिखा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है ये अमार सोनार बांग्ला जो है ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर हम बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर
हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचिता है, याद रखिएगा कि जन गण मन, याद रखिए दोस्तों, जन गण मन के रचिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? तो ये याद देखिएगा 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही नाइट हुड की उपाधि लौटा दिया था, किस दौरान? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि लौटा दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, तो अगला सवाल है दोस्तों कि सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू जो थे ये भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी। याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? ये सरोजिनी नायडू थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी दोस्तों? सुचेता कृपलानी। अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि याद रखिएगा राष्ट्रीय गान जनगण राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत, याद रखिए दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जो रचनाकार है वह दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। और हमारे देश के जो राष्ट्रगान है यानी कि जन गण मन के अभिरचयिता कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हम बात किए थे बांग्लादेश, इसकी जो राजधानी ढाका, याद रखिएगा, और ढाका में ही बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और बांग्लादेश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है। कौन है दोस्तों? शेख हसीना। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है दोस्तों? टका, याद रखिएगा। ठीक है, बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश है। याद रखिएगा कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन है दोस्तों? यह है कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ, यानी कि भारत के पांच राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्य? भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, याद रखिएगा त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, बक्सर का युद्ध। याद रखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 1764 को। याद रखिए दोस्तों कि 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध। अगर हम बात करते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, ठीक है, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। याद रखिएगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध। अगर हम बात करते हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 को, हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखिएगा दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, अगर हम बात करते हैं कि 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, जो आज का लास्ट सवाल है। 21 नंबर सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिएगा भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है जो कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। याद रखिएगा उत्तराखंड के गंगोत्री से, उत्तराखंड, याद रखिएगा दोस्तों उत्तराखंड के गंगोत्री। ठीक है, उत्तराखंड के गंगोत्री से ये कौन नदी निकलती है दोस्तों? गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा गंगा नदी की जो लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि यमुना है दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। याद रखिएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, जो मेन रूप से दिल्ली में बहती है। दिल्ली कौन सी नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में, तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर ये गोदावरी नदी की लंबाई है। याद रखिएगा गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा, याद रखिएगा दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा
या फिर वृद्ध गंगा। क्या कहा जाता है दोस्तों? वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? गोदावरी नदी जो निकलती है ये महाराष्ट्र के नासिक के त्रिम्बकम से निकलती है। याद रखिएगा, नासिक शहर जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो सवाल था कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, जो दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है दोस्तों, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिए सेशन को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।